गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जान पाए होंगे कि आज का लेक्चर अपना किस टॉपिक पर आधारित है। यहाँ से आपके आईबीपीएस, एएफओ, आरआरबीएसओ, नाबार्ड जैसे डीडीओ आपका जो वैकेंसी आती है ना, डीडीए हॉर्टिकल्चर, उसके साथ साथ आपका एजीटीए, कैन सुपरवाइजर, राजस्थान डबल एओ और सुपरवाइजर, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ाएंगे कि आपको आईसीआर के द्वारा जो चलाया जा रहा है नेशनल ब्यूरो, पूरे इंडिया में नेशनल ब्यूरो कितने चलाए जा रहे हैं? 6 चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। इस ब्यूरो के द्वारा कुछ ब्रीड्स रजिस्टर्ड की गई हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन सी ब्रीड रजिस्टर्ड की गई हैं, इंडिजिनस हैं या आपके एक्सोटिक ब्रीड हैं? तो 10 न्यू लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री ब्रीड्स जो है रजिस्टर्ड की गई हैं। तो कहने का मतलब अगर हम सीधी सी बात में हिंदी में बात करें तो पशुओं की 10 नई नस्लें जो हैं जो पंजीकृत की गई हैं, किसके के द्वारा? एनबीएजीआर के द्वारा पंजीकृत की गई हैं। अब मैं बात करूंगा एक आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पर। उससे पहले कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे क्लास के बीच आएगा और क्लास करेगा और अच्छी तरीके से अपना जो भी सब्जेक्ट का ज्ञान है वो लेते हुए आगे बढ़ेगा। ये एनिमल हस्बेंड्री है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। हल्के में जो बच्चा ले लेता है ना, वो नुकसान उठा जाता है पेपर में, इस बात को ध्यान देना। कल से एक विशेष सूचना है, शाम को 8 बजे से लाइव क्लास आएगी एनिमल हस्बेंड्री की एप्लीकेशन के माध्यम से। जो हमारा वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी का एप्लीकेशन है, जो बच्चे कोर्स को परचेज कर चुके हैं, जैसे साकार बैच एजीटीए के लिए है, संकल्प बैच बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए है, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बैच है, फाउंडेशन एग्रीकल्चर का बैच है। फाउंडेशन में सभी कोर्सेस आपके समाहित हो जाएंगे। यदि आप फाउंडेशन कोर्स में एक बार एग्रीकल्चर पढ़ लोगे ना, जबरदस्त कंटेंट आपके पास होगा, आप कहीं भी बैठ जाओगे, आपका हर जगह सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी मजबूती से आपको वहां पर जीरो से हीरो तक लेके चलना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भैया एनबीएजीआर के द्वारा नई 10 पशुओं की नस्लों को रजिस्टर्ड किया गया। ये पहली बार काम किया गया क्या? इससे पहले भी किया जा चुका होगा। तो इससे पहले कितने नस्लें थी? 10 नई और जुड़ के टोटल कितनी नस्लें हो गई हैं? अगर 10 जुड़ी हैं तो कौन कौन सी जुड़ी हैं और कहाँ कहाँ की नस्लें हैं, उनका नेटिव प्लेस क्या है, इन सब पर अपने आज चर्चा करेंगे। तो एक बार अच्छे तरीके से शेयर कर दिएगा सेशन को ताकि हम आगे बढ़े। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आईसीआर की, मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। अभी हमने बात किया आईसीआर, तो आईसीआर के बारे में छोटा सा ज्ञान थोड़ा सा अपना हासिल कर लेते हैं हम लोग, ताकि थोड़ी सी यहाँ पर अपने को आईसीआर के बारे में जानना है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। बहुत ज्यादा अपने इतिहास में इसके नहीं जाएंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो भैया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कब बना था ये? तो 16 जुलाई 1929 में ये बनकर तैयार होता है। 16 जुलाई 1929 को ये बनता है। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि आईसीआर से थोड़ा बहुत पूछा जाता है कि ये है कहाँ। तो आईसीआर भैया कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। अब इससे कई बार क्वेश्चन डीजी से लेकर आ जाता है, तो डीजी को लेकर, डायरेक्टर जनरल को लेकर आ जाता है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट जो इसके डीजी थे वो डॉक्टर बेंजामिन पियरे पॉल। क्या नाम था? डॉक्टर बीपी पॉल। तो इसके जो पहले डायरेक्टर थे डॉक्टर बीपी पॉल, ये 1965 में आईसीआर के पहले डीजी बनाए जाते हैं, डॉक्टर बीपी पॉल। करंट में डीजी कौन है? अगर मैं बात करूं तत्काल प्रेजेंट में डीजी कौन है, तो हमारे राजस्थान के मूल निवासी डॉक्टर मांगीलाल जाट, एमएल जाट। तो क्या नाम है इनका? डॉक्टर एमएल जाट। ठीक है, तो करंट में आईसीआर का डीजी कौन है भैया? डॉक्टर मांगीलाल जाट जी हैं। और पहले जो आईसीआर के डीजी थे वो कौन थे? डॉक्टर बीपी
पाल, मतलब बेंजामिन पियरे पाल को माना जाता है। अब बात करते हैं आईसीआर के प्रेसिडेंट को लेकर। तो प्रेसिडेंट को लेकर कई बार चर्चा होती है कि आईसीआर का प्रेसिडेंट, तो ये तो डीजीपी बात कर ली हमने। अब प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की बात जब भी हम करेंगे तो फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो हबीबुल्ला, हबीबुल्ला ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है भैया? जो भारत का जो किसान एवं जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वही आईसीआर के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो प्रेजेंट में कौन है? शिवराज सिंह चौहान, मामा जी जिनके नाम से इनको मामा जी भी कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान एमपी के सीएम भी रहे हैं और तत्कालीन भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, तो शिवराज सिंह है यहाँ पर। शिवराज सिंह चौहान। तो ये थोड़ा सा जानकारी था वो आईसीआर के बारे में था। आईसीआर एक पूरे इंडिया का एग्रीकल्चर में, ये समझ लो बाप है, इसी के अंतर्गत सब कुछ होता है एग्रीकल्चर का। अब आईसीआर कई सारे एनआरसी चलाते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट चलाता है, कई कई सारे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट चलाता है, ऐसे ही ब्यूरोज चलाते हैं। तो आईसीआर के अंडर में टोटल ब्यूरो कितने हैं? 6 ब्यूरो हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 2 ब्यूरो हैं। 2 ब्यूरो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, बाकी पूरे इंडिया में 6 ब्यूरो हैं। ठीक है, तो इसी आईसीआर के अंतर्गत एक ब्यूरो आता है जिसका नाम है एनबीएजीआर, एक होता है एनबीपीजीआर। ठीक है, तो एनबीएजीआर के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। नेशनल ब्यूरो ऑफ, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, ये इसका पूरा नाम हो गया एनबीएजीआर का। ये भैया एनबीएजीआर कहाँ पड़ता है? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है करनाल में। और करनाल हरियाणा के अन्न का टोकरा कहा जाता है, अन्न की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि एनबीएजीआर भैया कहाँ है? करनाल हरियाणा में है। अब एनबीएजीआर क्या करता है? ब्रीड्स रजिस्टर्ड करता है। क्या करता है? ब्रीड्स रजिस्टर्ड करता है। ये एनिमल ब्रीड्स होती हैं, पशु की नस्लों, तो पशुओं की नस्लों को क्या करता है? एनिमल ब्रीड्स को क्या करता है? एनिमल ब्रीड्स को क्या करता है? रजिस्टर्ड करता है, मतलब पंजीकृत करता है। भैया इसकी हिंदी भी लिखते चलना, नहीं तो आप कहोगे आज की स्लाइड तो पूरी अंग्रेजी में ही भर दी है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखा रहा हूं आपको। तो एनिमल ब्रीड्स मतलब पशु की नस्लें हैं, उनका क्या करता है? ये पंजीकृत करता है। किसके आधार पे? तो याद रखना, ये जो रजिस्टर्ड किया जाता है ये बीआरसी, मतलब ब्रीड्स रिकमेंडेशन कमेटी, जो ब्रीड्स रिकमेंडेशन कमेटी होती है उसके आधार पर ये रजिस्टर्ड किया जाता है। तो एनिमल ब्रीड्स का रजिस्टर्ड करना किसके अंदर अंडर में आता है? एनबीएजीआर के अंतर्गत आता है। और किसके? अकॉर्डिंग टू वीआरसी। अब वीआरसी क्या होती है? ब्रीड्स रिकमेंडेशन कमेटी। तो आप इसका अगर लिखना चाहो पूरा नाम तो लिख लो, ब्रीड्स रिकमेंडेशन कमेटी। ब्रीड्स रिकमेंडेशन कमेटी, ये जब ब्रीड्स रिकमेंडेशन कमेटी रिकमेंड करती है कि भैया इन इन नस्लों को क्या कर लिया? रजिस्टर्ड कर लीजिएगा,
तो ये NBAGR क्या करता है, पशुओं की नस्लों को रजिस्टर्ड करता है। अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं जहां से आप थंबनेल देखकर वीडियो में आए हुए हो कि वो 10 नस्लें कौन सी हैं साहब जिनका पंजीकरण किया गया। अभी मैं उसके ऊपर चलता हूं। अभी तो मैंने ICR के बारे में बताया, फिर ICR के अंतर्गत कार्य करने वाला जो नेशनल ब्यूरो NBAGR, इसके बारे में हमने बताया। तो अब यहाँ तक हम लोग समझ चुके कि NBAGR जो होता है BRC के अनुसार, BRC के रिकमेंडेशन पर क्या करता है, एनिमल ब्रीड्स का क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, रजिस्टर्ड करता है। इनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि कितनी भैया नस्लों का रजिस्ट्रेशन किया गया। तो अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ICR NBAGR पे। ये जब तक आपको रट नहीं जाएगा ICR NBAGR, तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो जो ICR NBAGR होता है, ये क्या करता है, ICR NBAGR की कौन सी 12वीं मीटिंग, इसकी 12th मीटिंग होती है, इसकी 12वीं मीटिंग होती है कब, 6 जनवरी 2025 को। इसकी जो 12वीं मीटिंग होती है ICR NBAGR की 6 जनवरी 2025 को। तो इस 12वीं मीटिंग में क्या कहा जाता है, BRC क्या करती है, रिकमेंडेशन करती है। जो VRC अभी हम आपने बता दिया आपको, ये क्या करती है, सिफारिश करती है। सिफारिश बोले तो रिकमेंडेशन। ये सिफारिश करती है, क्या कहता है ये BRC ICR NBAGR से 12वीं मीटिंग में, तो इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो ये 12वीं मीटिंग में ICR का NBAGR जो है, 12वीं मीटिंग होती है, इसमें सिफारिश की जाती है कितनी, कितनी, 10 नई स्वदेशी नस्लों का पंजीकरण। 10 नई स्वदेशी नस्लों का पंजीकरण। अब ये नस्लें किसमें किसमें आ जाती हैं, 10 नई स्वदेशी नस्लों का पंजीकरण। ये नस्लें जो होती हैं आपकी, एक तो पशुधन प्लस पक्षी, दोनों की नस्लें रजिस्टर्ड की जाती हैं, पशुधन की भी और पक्षी की भी। कितनी, 10 नई नस्लें रजिस्टर्ड की जाती हैं। अब वो 10 नई कौन कौन सी नस्लें हैं जो रजिस्टर्ड की जाती हैं, इन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कि अगर हम बात करें पूर्व में रजिस्टर्ड नस्लें कितनी थी, इन पर चर्चा कर लेते थोड़ा। पूर्व में पंजीकृत नस्लें, जो पूर्व में पंजीकृत नस्लें थी वो थी 220। कितनी थी, 220 थी नस्लें। ठीक है, ध्यान देंगे तो पूर्व में जो पंजीकृत नस्लें थी वो कितनी थी, 220 थी, जिसमें से एक सिंथेटिक था, 219 वैसी थी। सिंथेटिक कौन थी, गाय की फ्रीजवाल। तो पूर्व में पंजीकृत नस्लें कितनी थी, 220। वर्तमान में कुल पंजीकृत नस्लें, वर्तमान में कुल पंजीकृत नस्लें, तो भैया वर्तमान की अगर बात करेंगे कि कुल पंजीकृत नस्लें कितनी हैं, तो 230 हैं। कितनी हैं, 230 नस्लें जो हैं वो वर्तमान में पंजीकृत हैं। जिसमें से अगर हम बात करें तो 229 जो हैं वो किसकी किसकी हैं, लाइव स्टॉक
प्लस पोल्ट्री, लाइव स्टॉक प्लस पोल्ट्री ब्रीड 229 है। एक क्या है, एक सिंथेटिक ब्रीड है। क्या है, सिंथेटिक ब्रीड। अब ये सिंथेटिक ब्रीड क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो सिंथेटिक ब्रीड भैया है क्रॉस ब्रीड है। कौन सी है, क्रॉस ब्रीड है, जिसका नाम क्या है, फ्रीजवाल, जिसका नाम है फ्रीजवाल। अब फ्रीजवाल जो है ये क्रॉस ब्रीड है, मिलिट्री डेयरी फार्म मेरठ से ये तैयार की गई संकरण नस्ल है फ्रिजवाल गाय की। जितनी भी क्रॉस ब्रीड नस्लें हैं उनमें सबसे ज्यादा दूध देने वाली फ्रिजवाल है। ठीक है, आगे चल के हम आपको बताएंगे। साहिवाल और होलेस्टीन फ्रीजियन, नर है होलेस्टीन फ्रीजियन और मादा है साहिवाल, जिनके संकरण से बनाया गया फ्रिजवाल मिलिट्री डेयरी फार्म मेरठ से तैयार किया गया है। और इंडिया के अंदर जितना भी क्रॉस ब्रीड है सर्वाधिक दूध देने वाला कौन सा है, फ्रिजवाल। तो पूर्व में पंजीकृत नस्लें 220, वर्तमान में कुल पंजीकृत नस्लें कितनी, 230 है। तो 10 बढ़ी 230 हो गई, बढ़ी कितनी, 10 नई बढ़ी तो 230 हो गई। यहां तक सबको क्लियर हो गया। यदि आप यहां तक चीजों को लिख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले कुछ पॉइंट्स पर। तो सीधा सीधा हम बात करते हैं 10 नई नस्लें कौन सी बढ़ी, 10 न्यू ब्रीड्स। जो रजिस्टर्ड हैं इन पर अपने को फोकस करना है। तो जो 10 नई नस्लें रजिस्टर्ड हुई है ना, इनको अपने चर्चा में लेते हैं। कौन कौन सी 10 नई नस्लें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया जो रजिस्टर्ड ब्रीड के रूप में, इनको हम लोग देखते हैं। तो रजिस्टर्ड ब्रीड की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भैंस को लेकर के कि बफेलो की कौन सी ब्रीड रजिस्टर्ड की गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुनाह, मनाह, मनाह। ये क्या है, मनाह जो नस्ल है भैंस की नस्ल है। ये कहां से आई है, असम राज्य। इसका जो नेटिव है, उत्पत्ति असम राज्य, असम जिसको पुराने समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है। और एक कामरूप के जो ग्रामीण अंचल है ना, वहां पर ये नस्ल देखी जाती है, मनाह। ठीक है, तो जो मनाह नस्ल है भैंस की, ये किसकी, असम राज्य से ये संबंधित है। और ये नस्ल किसकी है, तो भैंस की नस्ल है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए किसकी नस्ल है ये, भैंस की नस्ल है। तो अगर पूछा जाए कि 2025 में भैंस की कितनी नस्लों को रजिस्टर्ड किया गया, तो भैंस की सिर्फ एक नस्ल को रजिस्टर्ड किया गया, जिसका नाम क्या है, मनाह नाम है। अब ये जो मनाह होता है ना, ये भैंस का जो नस्ल है ये कैसा है, दुकाजी है। कैसा है, दुकाजी है, ध्यान देना, दुकाजी नस्ल है। ठीक है, इसका जो सींग होता है ना, मुर्रा का ठोर, मतलब पास से ही गोल गोल घुमा होता है, इसका पास से घुमा नहीं होता है, इसका दूर से घुमावदार होता है सींग। ठीक है, तो अब बात करते हैं ना, दुकाजी नस्ल। दुकाजी किस किस के बेस पर है, एक तो दुग्ध उत्पादन, दूसरा भारवाहक के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। दुग्ध उत्पादन इसका लेते हैं हम लोग, और भारवाहक, भारवाहक के रूप में इसके जो नर होते हैं उनको कृषि कार्य कराने में हम लोग उपयोग करते हैं। तो जो मनाह नस्ल है, आपको पता चल गया, असम राज्य से संबंधित है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, असम राज्य है। और ये किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। दूसरा, अगर हम बात करें, यहाँ पर नंबर ही डालते चलेंगे ताकि हमको 10 अलग अलग नंबर पता चल जाएंगे। तो पहला नंबर हमने मनाह के बारे में जानकारी यहाँ पर ले ली। अब हम बात करते हैं बकरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर बुंदेलखंडी, बुंदेलखंडी। अब इसको हिंदी में भी हम क्या लिखेंगे, बुंदेलखंडी। अब ये जो बुंदेलखंड है, ये जो बुंदेलखंडी जो है,
इसका जो आपका ओरिजिन है ना, ये यूपी और एमपी, यूपी और एमपी, यूपी और एमपी राज्य इसका क्या है, ओरिजिन प्लेस है। और ये जो बकरी की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब ये जो बुंदेलखंडी है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ये मीट के उद्देश्य से, मीट प्रोडक्शन हेतु प्रसिद्ध। ठीक है, तो ये किसके लिए उपयोगी होती है, मीट प्रोडक्शन के लिए इसको हम उगाते हैं, सॉरी उगाते हैं बताते हैं, पालते हैं। तो बुंदेलखंडी जो बकरी की नस्ल है, इसको किस लिए पालते हैं हम लोग, मीट प्रोडक्शन के लिए। एक और है, ठीक है, एक बकरी की नस्ल और है, ठीक है, हाँ, एक बकरी की नस्ल और है जिसको हम कुमाऊनी बकरी कहते हैं, कुमाऊनी बकरी। कुमाऊं हिमालय जो होता है ना, उसी को ही कुमाऊनी बकरी के नाम से बोलते हैं। और भी चौगरघा उसको, और दूसरे नाम से भी जानते हैं, चौगरघा, चौगरखा, चौगरखा। तो चौगरखा क्या है, ये भी एक बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल। इसको कुमाऊनी बकरी भी कहते हैं। तो ध्यान देंगे, ये कहाँ से है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को शॉर्ट में हम यूके लिख देंगे, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना। ये भी किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है, बकरी की नस्ल है। अभी तक 10 में से हम 3 के बारे में आपको चर्चा करा चुके हैं, 3 नस्लों के बारे में रूबरू करा चुके हैं आपको। इसको कुमाऊनी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका नाम क्या है, कुमाऊनी बकरी, कुमाऊनी बकरी के नाम से जाना जाता है, बकरी के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है, समझ में आ गया। ये भी बकरी किसके लिए प्रसिद्ध है, मीट उत्पादन के लिए पाली जाती है। किसके लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए पाली जाती है। तो यहां पर भी लिख लेंगे हम लोग, मीट प्रोडक्शन के लिए पाली जाती है। तो यहां पर 10 में से 3 नस्लों पर हम लोग चर्चा कर लिए, मीट प्रोडक्शन हेतु पाली जाती है। अब यहां पर कुल हम लोगों ने 3 नस्लों पर चर्चा कर ली 10 में से। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 7 नस्लें और पढ़नी है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में कुछ मैं एक आध पॉइंट लिखाते हुए चल रहा हूँ। बाकी जो नॉर्मल सिर्फ उनके नाम याद करने रहेंगे, वो आपको नाम याद करने रहेंगे। इतना आप यहाँ पर देख लेना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, ताकि हम आगे बढ़े। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग बात करते हैं, एक चौथी नस्ल बात करेंगे सीप की, भेड़ की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सुपरवाइजर की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो ध्यान दें, ठीक है, हाँ ये ध्यान दें। और जो लखीमपुर वाले बच्चे हैं, वो भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि लखीमपुर खीरी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही इस नस्ल का नाम रखा गया है, खेरी सीप, खेरी सीप, ठीक है, खेरी भेड़। ये तो आपको पता ही है कहाँ से होगी, राजस्थान।
और राजस्थान के भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, पस्सी, जयपुर वगैरह क्षेत्र में इसका जो लोकेशन है ये पाई जा रही है। तो खेरी सीप जो होती है राजस्थान राज्य से संबंधित है और ये किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। भैया सुपरवाइजर वाले बच्चों ध्यान देना इसको, क्योंकि आपके पेपर में ये सीधा सीधा छपने वाला क्वेश्चन है कि पूछ लिया जाएगा कि नई भेड़ की नस्लें पहले 45 थी अब 46 हो गई हैं। 46वीं भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया हाल ही 2025 में? तो आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो खेरी भेड़। खेरी भेड़ की विशेषता भैया क्या होती है जरा हम बताते हैं आपको। ये ऐसी भेड़ है अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो ये भैया गर्मी में भी बहुत अच्छे से रह सकती है और बिना खाना खाए भी रह सकती है, मतलब कुछ दिनों तक। ये नहीं पूरी जिंदगी बिना खाना खाए रह सकती, तब तो सोचो यार बहुत अच्छी भेड़ है, इसको ले आएंगे तो खिलाना नहीं पड़ेगा। और ये लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लंबी दूरी तय करने के लिए अच्छी भेड़ मानी जाती है। कौन सी? खेरी नस्ल। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। तो चौथी नस्ल के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब एक पांचवी नस्ल है बत्तख की, त्रिपुरेश्वरी। त्रिपुरेश्वरी। त्रिपुरेश्वरी डक। तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिपुरेश्वरी। त्रिपुरेश्वरी बत्तख। तो त्रिपुरेश्वरी जो बत्तख है इसका जो नेटिव प्लेस है यानी कि उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? त्रिपुरा। ये वही त्रिपुरा है जो भैया बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखना। त्रिपुरेश्वरी जो बत्तख की नस्ल है कहाँ इसका उत्पत्ति स्थान है? त्रिपुरा है। और ये किसकी नस्ल है? बत्तख की नस्ल है। ध्यान देना, बत्तख की नस्ल है। और अभी तक इससे पहले बत्तख की 3 नस्लें रजिस्टर्ड थी। अब टोटल मिला के 4 नस्लें जो हैं वो बत्तख की रजिस्टर्ड हैं एनबीएसजीआर में। ठीक है, अब त्रिपुरेश्वरी बत्तख का उद्देश्य क्या था भैया? तो बत्तख का उद्देश्य था मीट और अंडा उत्पादन। क्या था इसका? किस लिए ये उपयोगी है? मीट और अंडा उत्पादन। तो एग प्लस मीट प्रोडक्शन। तो ध्यान देना, त्रिपुरेश्वरी बत्तख का जो विकास किया गया या त्रिपुरेश्वरी बत्तख जो है अपने किस काम के लिए पाली जाती है? तो एग और मीट प्रोडक्शन के लिए ये पाली जाती है। छठे नंबर पे हम आते हैं। ठीक है, छठे नंबर पे हम आते हैं। तो एक छठे नंबर की हम बात करते हैं तो 2 कुत्ते की जो नस्लें हैं वो रजिस्टर्ड की गई। एक गद्दी डॉग। गद्दी डॉग। अब ये जो गद्दी कुत्ता है ये गार्डिंग के लिए अच्छा माना जाता है। अब गार्डिंग क्या होता है? जैसे भेड़ बकरियां चराने के लिए आप चले गए और बीच में कुत्ता छोड़ दिए, सुरक्षा करेगा उनकी। तो ये जो भैया गद्दी डॉग होता है ये कहाँ से आया है? हिमाचल प्रदेश से आया है। हिमाचल प्रदेश। तो इसका नेटिव प्लेस क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, किसकी नस्ल है? आप तो पता ही है किसकी नस्ल है, कुत्ते की। तो भैया कुल कुत्ते की नस्लें कितनी हैं आपको बताना है। तो अब कुत्ते की जो नस्लें हैं वो हो गई हैं 5 और पहले कुत्ते की 2 नस्लें थी मात्र जो रजिस्टर्ड थी। 3 नस्लें थी सॉरी जो रजिस्टर्ड थी, अब कितनी हो गई? 5। तो एक गद्दी कुत्ते की नस्ल आपको पता चल गया। और उसके बाद हम बात करेंगे 7 नंबर पे एक चांगखी कुत्ता है। चांगखी। क्या नाम है? चांगखी। चांगखी। अब ये चांगखी जो है ये कहाँ से है? ये लद्दाख से। किससे है? लद्दाख। और लद्दाख का भैया आप जो आप जानते हैं 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, कारगिल है, लेह है, जहाँ ये
पाया जाता है? तो चांगकी जो कुत्ते की नस्ल है लद्दाख क्षेत्र की है। किसकी है? कुत्ते की नस्ल। लद्दाख क्षेत्र के 3 पशु रजिस्टर्ड किए गए हैं। बात को आप ध्यान देंगे। पहला हमने देख लिया चांगकी कुत्ता। अब लद्दाख का एक लद्दाखी गधा, क्या है? लद्दाखी गधा। तो लद्दाखी डंकी, लद्दाखी गधा, ये कहां से आया है? लद्दाख इसका नेटिव प्लेस है। क्या है? लद्दाख इसका नेटिव प्लेस है। और ये किसकी नस्ल है? गधे की नस्ल है। गधे की नस्ल। ध्यान देना, इससे पहले 3 गधे की नस्लें थी, वो रजिस्टर्ड थी। अब कितनी हो गई हैं कुल गधे की नस्लें रजिस्टर्ड? 4। ठीक है। अब बात करते हैं 9 नंबर पे। एक आता है लद्दाखी याक। लद्दाखी याक। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे लद्दाख की इससे पहले एक और नस्ल थी जो रजिस्टर्ड थी, उस नस्ल का नाम क्या है? फटाफट से आप बताओगे कि लद्दाखी यॉक, यॉक की इससे पहले एक और नस्ल थी रजिस्टर्ड, उसका नाम आप लोग बताओगे। तो लद्दाखी यॉक ये भी कहां से आया हुआ है? ये लद्दाख से आया हुआ है। कहां से आया हुआ है? लद्दाख से आया हुआ है। और ध्यान देंगे ये भी किसकी नस्ल है? यॉक की नस्ल है। किसकी नस्ल है? यॉक की नस्ल है। यॉक की नस्ल है। अब एक पॉइंट अपना और बचा हुआ है, 10वां नंबर, उसको भी हम लोग लिख लेंगे। तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट बनता है क्योंकि ये चीजें आपको जो हम बता रहे हैं बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये आपको इजिली कहीं जल्दी मिलेगी नहीं, आप खोजते रह जाओगे इंटरनेट में, आप खोजोगे बहुत आपको उलूल जुलूल सी चीजें मिलेंगी। यहाँ पर एकदम आपको क्रीम दिया जा रहा है। ठीक है, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद अपने पिग के बारे में एक नस्ल है पिग की, उसको भी देख लेते हैं। तो 10वीं नस्ल जो है करकम्बी पिग। इससे पहले पिग की 14 और नस्लें रजिस्टर्ड थी, ये 15वीं नस्ल है पिग की, जिसका नाम है करकम्बी नस्ल। करकम्बी पिग। भैया ये करकम्बी जो पिग है कहां से इसका नेटिव प्लेस है? तो महाराष्ट्र। कहां से है? महाराष्ट्र से। ध्यान देना, सबसे ज्यादा सुअर की संख्या कहां पाई जाती है? आप लोग फटाफट कमेंट करना कि सबसे ज्यादा सुअरों की संख्या कहां पाई जाती है। ऑप्शन दे दे, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा। इन 4 में से आपको आंसर करना है। तो करकम्बी पिग जो है, करकम्बी पिग, ये महाराष्ट्र से है। और ये किसकी है? सुअर की नस्ल है। किसकी नस्ल है? सुअर की नस्ल है। ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब यहां पर हमने 10 नस्लों के बारे में चर्चा कर ली कि भैया कि इसकी 10 नस्लें थी जो रजिस्टर्ड थी न्यू ब्रीड में। अब टोटल जो रजिस्टर्ड ब्रीड हैं उनके ऊपर अपने को चर्चा करनी है। तो टोटल रजिस्टर्ड ब्रीड, कुल पंजीकृत नस्लें, कुल कुल पंजीकृत नस्लें। अब जो कुल पंजीकृत नस्लों की बारी आएगी तो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि भैया कुल पंजीकृत नस्लें कितनी हैं। आप सबको पता है कि कुल पंजीकृत नस्लें कितनी हैं? 230। 230 नस्लें ऐसी हैं जो वर्तमान में क्या हैं? पंजीकृत हैं। आप सबको पता है। ये डबल कलर उठ के आ रहा है।
जो कुल पंजीकृत नस्लें हैं वो कितनी हैं? 230 हैं। अब यहाँ से थोड़ा निकल के सामने आएगा कि भैया गाय की कितनी है, भैंस की कितनी है, भेड़ की कितनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गाय। तो गाय की कितनी नस्लें हैं, जरा यहाँ पर हम लोग गौर करेंगे। 53। 53 नस्लें क्या हैं? पंजीकृत हैं। और एक क्या है? सिंथेटिक है। एक क्या है? सिंथेटिक गाय। ध्यान देना, सिंथेटिक गाय है जिसका नाम है फ्रीजवाल, जो कि क्या है? एक क्रॉसब्रीड गाय है। ठीक है, तो गाय की कुल रजिस्टर्ड नस्लें कितनी हैं? 53। और एक क्या है? सिंथेटिक। उसके बाद अपन बात करेंगे भैंस पे। तो भैया भैंस की कितनी रजिस्टर्ड नस्लें हैं? तो भैंस की जो रजिस्टर्ड नस्लों पर चर्चा करेंगे तो भैया 21 नस्लें हैं। कितनी हैं? 21 नस्लें हैं जो भैंस की क्या हैं? पंजीकृत हैं। कहाँ पंजीकृत हैं? एनबीएजीआर में। कहाँ हैं? एनबीएजीआर में पंजीकृत हैं। और भैंस के बाद अपन बात करेंगे बकरी। तो बकरी की भैया कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? तो बकरी की पंजीकृत हैं 41 नस्लें। कितनी? 41 नस्लें। अब आप कहोगे ये याद कैसे होंगी? तो यदि आप शिद्दत से चाहोगे कि हमको ये याद हो जाएं तो डेफिनेटली आपको आपको याद हो जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको नहीं याद होंगी। इस बात को आप अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेना कि अगर हम चाहेंगे तो सब कुछ कर लेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं याद कर पाएंगे। इस बात को आप बखूबी से ध्यान रखना कि अगर हम चाहेंगे तभी याद कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बकरी के बाद भेड़िए की बात कर लेते हैं, भेड़ की बात कर लेते हैं। भैया भेड़ की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? तो भेड़ की जब बात करेंगे तो 46 नस्लें हैं जो पंजीकृत हैं। कितनी? 46 नस्लें जो हैं वो भेड़ की पंजीकृत हैं। ठीक है, अब देखिएगा 53 गाय की, एक सिंथेटिक, टोटल हो गई 54। भैंस की 21। ठीक है, बकरी की 41, भेड़ की 46। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बात करेंगे सुअर की। भैया सुअर की कितनी नस्लें हैं? तो सुअर की जो नस्लें हैं पंजीकृत, पहले 14 थी, एक और पंजीकृत हो गई, तो अब कितनी हो गई? 15 नस्लें जो हैं वो किसकी हैं? सुअर की पंजीकृत हैं। इस बात को आप ध्यान देंगे, 15 नस्लें जो हैं वो सुअर की पंजीकृत हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे अगले कुछ एनिमल्स पे। तो ऊंट की बात कर लेते हैं। ऊंट की, तो ऊंट की भैया कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? तो ऊंट की 9 नस्लें पंजीकृत हैं। कितनी? 9 नस्लें जो हैं वो पंजीकृत हैं। तो ऊंट की जब हम बात किए तो कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? 9 नस्लें पंजीकृत हैं। ऊंट के बाद अगर हम बात करते हैं तो घोड़ा। भाई साहब घोड़ा की अगर हम बात करेंगे तो घोड़ा की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? 8 नस्लें पंजीकृत हैं। कितनी? 8 नस्लें घोड़े की पंजीकृत हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे घोड़ा की 8 नस्लें पंजीकृत हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं घोड़े के बाद कुत्ता। कि भैया कुत्ता की कितनी नस्लें हैं? तो कुत्ता की जो नस्लें हैं जो पंजीकृत हैं वो 5 नस्लें पंजीकृत हैं। कितनी? 5 नस्लें पंजीकृत हैं। ठीक है, कुत्ते की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? 5 नस्लें पंजीकृत हैं। उसके बाद गधे की अगर हम बात करें, गधा की भैया कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? तो गधे की जो नस्लें पंजीकृत हैं वो 4। 4 नस्लें जो हैं वो पंजीकृत हैं। किसकी? गधे की। और अगर हम बात करें बत्तख की, बत्तख की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? तो भैया बत्तख की भी कितनी नस्लें पंजीकृत होंगी? 4 नस्लें होंगी। ठीक है, बत्तख की भी कितनी होंगी? 4।
बत्तख, इसकी भी कितनी है? 4 नस्लें पंजीकृत है। तो बत्तख की भी कितनी नस्लें हो गई? 4 नस्लें पंजीकृत हो गई। तो यहाँ पर देखिए ये अलग अलग पशुओं की नस्लें हैं जो पंजीकृत हैं। अब थोड़ी बहुत जो नस्लें हैं जो बच गई हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 20 नस्लें हैं पोल्ट्री की। तो पोल्ट्री की अगर हम बात करते हैं, पोल्ट्री की तो 20 नस्लें हैं। कितनी? 20 नस्लें हैं। यॉक की अगर बात करेंगे, यॉक की, तो यॉक की जो हैं वो 2 नस्लें पंजीकृत हैं। कितनी हैं? 2 नस्लें भैया यॉक की पंजीकृत हैं, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, यॉक की कितनी हैं? 2 नस्लें। 2 नस्लें पंजीकृत हैं। तो ये कुछ पशु थे जिनकी कुछ नस्लें हैं जो पंजीकृत हैं। इस हिसाब से हमने आपको एक एक डेटाबेस आपको जानकारी दे दी। ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है, गाय की कुल नस्लें पूछा जा सकता है आपसे। देखिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट की बात मैं बात करता हूँ, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गया और ऊंट हो गया। ये जो 5 हैं पशु, इनकी नस्लें आपसे पूछी जा सकती हैं कि किस पशु की कितनी नस्लें वर्तमान में क्या हैं, रजिस्टर्ड हैं या पंजीकृत हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक था वो नस्लों से लेकर पंजीकरण से लेकर संबंधित था। अब कल का जो अपना टॉपिक होगा वो एनिमल से संबंधित जो राष्ट्रीय और प्रादेशिक योजनाएं हैं, करंट का चीजें। पहले इस बार अपने को ऐसा पढ़ना है ना एनिमल हस्बेंड्री कि कहीं से भी क्वेश्चन आए अपना डूबना नहीं है, क्योंकि आप वो सारी चीजें पढ़ रखी हो ना ब्रीड्स वगैरह, तो उनमें थोड़ा सा हम आगे उनको पढ़ाते हैं। पहले हम उससे ऐसी चीजें आपको पढ़ाते हैं ना कि सब्जेक्ट में एकदम से आप जीवित हो जाओ। ठीक है, तो आज अपना ये बेसिक लेक्चर अपना चौथा क्लास है, ये कंप्लीट होता है। कल से अपने स्कीम्स पढ़ेंगे जो एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित है। स्कीम जैसे ही समाप्त होगी अपने सेंसस पढ़ लेंगे। जनगणना हम लोगों में बोलते हैं, पशु गणना पशुओं में बोलते हैं। तो सेंसस पढ़ लेंगे हम लोग। सेंसस पढ़ने के बाद फिर हम लोग एंट्री करेंगे ब्रीड्स पे कि काऊ की क्या है, बफेलो की क्या है, गुड, सीप, हैन वगैरह इन सब की ब्रीड्स पढ़ेंगे। फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद अपना वेटनरी साइंस भी अपने कवर करते हुए अपने सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर अपने रूबरू होंगे इसी टॉपिक के साथ। और हाँ, विशेष जानकारी कि कल से अपने 8 बजे रात से लाइव क्लासेस एप्लीकेशन के माध्यम से स्टार्ट हो रही हैं। कल आपको टाइम टेबल दे दिया जाएगा एप्लीकेशन पे। जो बच्चे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो डेमो क्लास देखें, और इसी के क्लास के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, रजिस्टर्ड करें, उसके बाद अपना कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। ठीक है, धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि।